हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है द सिटीजनशिप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई मुद्दा हमेशा न्यूज़ में रहता है। हमेशा रिसेंटली जो सीएए का जो डिस्प्यूट आया था, जो डिबेट हुआ था सीएए का, वो भी सिटीजनशिप से ही रिलेटेड है। तो पीछे का जो भी करंट का न्यूज़ है सीएए से रिलेटेड, एनसीआर का, ये सारे न्यूज़ समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सिटीजनशिप क्या है। जब तक हमें सिटीजनशिप के पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, ये जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक सीएए का और एनसीआर का मैटर समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि सिटीजनशिप क्या है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप, किसी भी देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं किसी भी देश में। उनमें से कुछ नागरिक होते हैं, कुछ नागरिक नहीं होते हैं। सबसे पहले हमारा यहीं से लेक्चर शुरू होगा कि सिटीजन, आखिर ये सिटीजनशिप बना है सिटीजन से। ये सिटीजनशिप है नागरिकता। नागरिकता, ये सिटीजनशिप बना है सिटीजन शब्द से। ये सिटीजन है क्या आखिर? देखिए, किसी भी देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ नागरिक होते हैं, कुछ नागरिक नहीं होते हैं। जो नागरिक नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलियंस, या फिर उन्हें अगर सिटीजनशिप के लैंग्वेज में कहा जाए तो उन्हें कहा जाता है फॉरेनर्स। जो नागरिक नहीं है उन्हें कह दिया जाता है एलियंस। एलियंस होते हैं जो नागरिक नहीं है, यानी कि नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन, और इन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर सिटीजनशिप के भाषा में हम कहते हैं इन्हें फॉरेनर। फॉरेनर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो बेस है किस पर? सिटीजनशिप पे। तो देखिए, सिटीजन कौन होते हैं? सिटीजन का डेफिनेशन या सिटीजन किसे कहा जाता है? वे लोग जो किसी भी देश में, किसी भी देश का मूल निवासी हो, या उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हो, या फिर कह सकते हैं कि उस देश का उन्हें फुल मेंबरशिप प्रदान हो, तो उन्हें हम कहते हैं सिटीजन। तो सिटीजन होने के लिए किसी भी देश का मूल निवासी होना जरूरी है। तो देखिए, सिटीजन है फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट। अपने देश में जो सिटीजन है वो होंगे द फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट। यहाँ से सिटीजन के बारे में अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो सिटीजन किसे कहेंगे? ऐसे लोग जिनके पास मैक्सिमम राइट्स गिवन हो, जिनके पास मैक्सिमम राइट्स हो। मैक्सिमम राइट इसलिए कहा जा रहा है, ऑल राइट इसलिए नहीं कहेंगे कि हर एक जो टोटल राइट्स है वो राइट्स कंडीशन के हिसाब से वो राइट्स में थोड़ा सा लिमिटेशन डाला जा सकता है। तो लिमिटेशन होने के वजह से, चाहे अगर कोई भी किसी तरह का सोशल जस्टिस एक्टिवेट करना हो, किसी सोशल जस्टिस का अगर कंडीशन आ जाए, या फिर कह सकते हैं कि इमरजेंसी का अगर कोई कंडीशन आ जाए, उस समय थोड़ा सा उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, राइट्स थोड़ा सा उनका कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस कंडीशन में हम कहेंगे क्या कि सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास सिटीजनशिप एक तरह का स्टेटस होता है। इस स्टेटस में उस नागरिक को ये राइट होता है कि वो अपने टोटल राइट्स, जो गिवन राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उस राइट्स का प्रैक्टिस कर सकता है। यानी कि सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास राइट ऑफ राइट्स हो, राइट टू हैव, राइट टू हैव मैक्सिमम राइट्स, मैक्सिमम राइट्स। वे लोग जिनके पास किसी भी देश में रहने के लिए मैक्सिमम राइट्स गिवन हो, या फिर वो उस देश के मूल निवासी हो, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हो, वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा अगर सब उनके पास है, तो वो होंगे उस देश के सिटीजन्स। इसके बाद देखिए, अगर इसको और डिटेल में समझना है तो इसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन को बेस लेके चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बेस लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बेस मान के हम अगर सिटीजनशिप को समझें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप पार्ट थर्ड देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट थर्ड है, वो पार्ट थर्ड किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, अभी मैंने कहा कि सिटीजन्स वो लोग होते हैं जिनके पास मैक्सिमम राइट्स है। मैक्सिमम राइट्स कह देने का मतलब, क्या एलियंस के पास या फॉरेनर्स के पास राइट्स नहीं होंगे? उनके पास भी राइट्स होंगे। सिटीजन के जैसे फॉरेनर के पास भी राइट्स होते हैं, लेकिन इन फॉरेनर के पास जो राइट्स होते हैं वो राइट्स इस सिटीजन के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है।
सिटीजन्स के टोटल राइट्स फॉरेनर को नहीं दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सिटीजन के पास किसी भी देश में रहने के लिए मैक्सिमम राइट्स होते हैं, जबकि फॉरेनर के पास मैक्सिमम राइट नहीं होते हैं, उनके पास थोड़ा कम राइट होते हैं। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपना फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है, उस फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो लगभग सभी को दिए जाते हैं। सभी कह देने का मतलब, यहाँ से देखिए, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो पर्सन को प्राप्त है। पर्सन यानी कि इस पर्सन में, पर्सन के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो जाएंगे? सिटीजन, साथ में फॉरेनर या फिर कह लीजिए एलियन। ये सिटीजन और फॉरेनर, जो राइट्स सिटीजन और फॉरेनर दोनों को गिवन है, वो राइट किस में आएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स सभी को गिवन है। अब वो फंडामेंटल राइट्स जो सभी को गिवन है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो एलियन हो, वो कौन कौन से राइट्स हैं? इस राइट्स के लिए आप देखिए सबसे पहले आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो एलियंस हो चाहे वो फॉरेनर हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, उस विधि के समक्ष उसे समानता का अधिकार प्राप्त है। इस कंडीशन में ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों आते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21, ये आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ये जो पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 21 है, इस सिटीजनशिप में वो चाहे सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, दोनों को प्राप्त है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में क्या कहा जाता है? चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो सिटीजन हो, किसी को भी अपने लाइफ या लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ, दोनों को प्राप्त है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो सिटीजन हो, उसे उसके जीवन के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर मान के चलिए कि किसी भी कोई भी बाहरी आया हुआ है, विदेशी अपने देश में, उसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। कैसे? इलीगल प्रोसेस से। उसको करने के लिए इसके बाद आगे एक और लाइन है इसमें कि anyone either he is citizen or he is alien, he could be the fundamental rights of him could be taken away by the procedure established by law। उनका जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट है, उसको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही उसे लिया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी पर चढ़ाना हुआ या फिर उन्हें जेल में ठूसना हुआ, इस कंडीशन में हमें लीगली प्रोसेस से ही किया जा सकता है, इलीगल प्रोसेस से नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 21 है और ये आर्टिकल 21 सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि राइट टू रिलीजन, राइट ऑफ प्रैक्टिस एनी टाइप एनी रिलीजन, यानी कि धार्मिक जीवन को अपने तरह से जीने का, धार्मिक जीवन को अपने तरह से प्रैक्टिस करने का हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। यानी कि ये जो आर्टिकल 25 के तहत जो राइट ऑफ रिलीजन है, वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है। चाहे वो विदेश से भी आया हुआ कोई भी व्यक्ति हो, भारत में मौजूद किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उस धर्म से रिलेटेड अपना जो भी प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को वो कर सकता है। ये राइट दोनों को प्राप्त है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का इलीगली व्यवहार किया जाता है, किसी भी व्यक्ति का अगर इलीगल प्रोसेस से उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, उस कंडीशन में वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उसमें इस आर्टिकल 32 के तहत वो अपने बाकी सभी राइट्स को कोर्ट के द्वारा इस्टेब्लिश करवा सकता है, उसका सुरक्षित करवा सकता है उसे, अपने फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद अब देखिए, ये तो राइट्स हो गए जो पर्सन को गिवन है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों को। उसके बाद कुछ ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में ही कुछ राइट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को गिवन है, सिटीजन्स ओनली। ये कौन से राइट्स हैं?
ऐसे राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को गिवन है, इसमें ये फॉरेनर इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि ये ऐसे राइट्स हैं जो फॉरेनर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने देश के मूल निवासी को, सिटीजन को, नागरिक को दिया जाता है। उसमें आर्टिकल नंबर 15 सबसे पहला आएगा, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 हुआ, आर्टिकल 16, 19, इसके बाद आता है आर्टिकल 29 एंड 30। ये आर्टिकल 15 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 15 का जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसमें आर्टिकल नंबर 15 में आता है। इसी में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में ही एक और पॉइंट आता है, जो क्या है, रिजर्वेशन इन स्कूल एंड कॉलेज। रिजर्वेशन इन स्कूल एंड कॉलेज कहने का मतलब कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, देखिए अगर कोई स्कूल या कोई कॉलेज किसी तरह का रिजर्वेशन निकालता है अपने सीट्स के लिए, तो उसमें खुद सोचिए कि कोई भी कॉलेज या कोई भी अगर स्कूल रिजर्वेशन निकालता है तो क्या वो बाहरी किसी विदेशी को वो सीट देने का कोशिश करेगा? नहीं भैया। अगर मैं कोई किसी भी तरह का रिजर्वेशन निकल रहा है, उस रिजर्वेशन में उसे स्पेशल खर्च करना पड़ता है। अगर वो कोई भी कॉलेज अगर रिजर्वेशन के लिए निकाले तो बाहरी किसी विदेशी स्टूडेंट को, विदेशी लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने के बजाय वो ये सोचेगा कि ये सीट्स हमारे अपने लोगों को मिले, अपने देश के नागरिक को मिले, अपने स्टेट्स के नागरिक को मिले। इस कंडीशन में जो आर्टिकल 15 के तहत रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, वो प्रावधान सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिया गया है, उसमें विदेशी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे यहाँ रिजर्वेशन स्कूल एंड कॉलेज में चल रहा है, रिजर्वेशन इन स्कूल एंड कॉलेज, वैसे ही आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में चलता है। यानी कि सरकारी नौकरियां अगर अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट निकाले, अगर सरकार भर्तियां निकाले, उस भर्ती में भी आप अक्सर देखते हैं कि रिजर्वेशन रहता है। रिजर्वेशन कहने का मतलब कि सीट्स रिजर्व होते हैं कि इस कैटेगरी से कैंडिडेट इतना लिए जाएंगे, इस कैटेगरी से कैंडिडेट इतना लिए जाएंगे। फिर उस एम्प्लॉयमेंट, उस रिजर्वेशन के तहत भी यही प्रावधान होता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन किया जा रहा है तो वो रिजर्वेशन का फायदा हमारे अपने देश के नागरिक को मिले, हमारे अपने राज्य के नागरिक को मिले। उसमें बाहरी हम लोगों को हम क्यों देने जाएंगे, बाहरी विदेशी एलियंस को हम उस सीट का रिजर्वेशन हम क्यों देने जाएंगे? तो वो रिजर्वेशन अपने देश के नागरिक के लिए किया जाता है। यानी कि आर्टिकल 16 में भी फॉरेनर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। आर्टिकल 19 के तहत क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ वगैरह इसमें आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करना चाहे, अपने क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी वगैरह को, एक्सप्रेशन, फेथ और बिलीफ में, यहाँ से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में किसी भी स्टेट में घूम सकता है, किसी भी स्टेट में सेटल हो सकता है, होने का कुछ लिमिटेशन के साथ। पहले तो था जम्मू एंड कश्मीर के केस में, वो अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, 35 हटा दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 19 में एक और पहले हुआ करता था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो बाद में हटा दिया गया। लेकिन आर्टिकल 19 के तहत लोगों को अपने देश के किसी भी पार्ट में, अपने देश के किसी भी कोने में जाकर सेटल होने का, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन फॉलो करने का, किसी भी तरह का एसोसिएशन हुआ, असेंबली हुआ, संगठन बनाना हुआ, इन सब का राइट्स लोगों को दिया गया है। ये राइट्स भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिया गया है, न कि फॉरेनर को। उसके बाद आता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में किसी भी तरह का कल्चरल प्रैक्टिस और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल प्रैक्टिस आर्टिकल 29 बात करता है और आर्टिकल 30 एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, भारत का नागरिक किसी भी तरह का कल्चरल प्रैक्टिस कर सकता है। और आर्टिकल 30 के तहत किसी भी स्कूल कॉलेज में एजुकेशनल माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी सेक्शन है, उस माइनॉरिटी सेक्शन के लिए सरकार किसी भी तरह का रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है। उसके लिए फी ड्यू वगैरह हुआ, चाहे किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन कर सकता है। वो रिजर्वेशन भी सरकार इस बेस पे करता है कि अगर आर्टिकल 30 के तहत जो रिजर्वेशन किया जा रहा है, वो रिजर्वेशन हमारे अपने देश के नागरिक को, अपने देश के माइनॉरिटी कैंडिडेट को मिले, न कि विदेशी कैंडिडेट को मिले। यहाँ भी ये आर्टिकल सिटीजन और फॉरेनर में सिर्फ सिटीजन को दिया गया है, फॉरेनर को आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का प्रावधान नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ तो आया क्लियर। अब तक क्या समझे गए? अब तक हमारा इतना बात क्लियर हो चुका है, सिटीजनशिप एक तरह का स्टेटस है जो
ये बताता है, ये स्टेटस सिटीजन को या देश के नागरिक को इस बात का गारंटी देता है कि आप अपने मैक्सिमम राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है उस राइट्स को आप भली भांति प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैक्सिमम राइट होगा जो सिटीजन को दिया गया है। जो एलियंस हैं, फॉरेनर हैं, नॉन सिटीजन हैं, उनको राइट्स उनके पास भी होता है। ऐसा नहीं है कि राइट्स एलियंस के पास या फॉरेनर के पास राइट नहीं होगा, लेकिन उनके पास राइट होता है, लेकिन इन सिटीजन्स के राइट्स के कंपेयर में उनके पास कम राइट होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये राइट सब के सब फॉरेनर एलियंस को भी दिए गए हैं, लेकिन ये राइट्स अगर एलियन को दिए गए हैं, यहाँ पे जो ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है, इसके तहत गिवन राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं, ये राइट्स एलियंस को नहीं दिए गए हैं। वैसे इतना बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड डिबेट वगैरह कैसा होता है। तो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा न्यूज में आता है, हमेशा बात ये डिबेट में रहता है कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अगर एक देश में है, वो अपने देश का नागरिकता रद्द करके दूसरे देश का नागरिकता क्यों लेना चाहता है। अगर एक व्यक्ति यहाँ से इंडिया का नागरिक इस समय है, वो अगर इंडिया से अगर किसी मान के चलिए कि अमेरिका हुआ, पाकिस्तान हुआ, किसी भी देश में अलग अगर उसका सिटीजनशिप लेना चाहे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये मान के चलिए कि एक देश है ये ए और एक देश है बी, ठीक। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ा जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी मान के चलिए जहाँ हिंदू की मेजोरिटी है ज़्यादा, मान के चलिए जहाँ मुस्लिम की मेजोरिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल की हम समझ सकते हैं कि इसे इंडिया समझ सकते हैं, इसे पाकिस्तान समझ सकते हैं, लेकिन स्पेशल नाम देने के बजाय हम यही समझेंगे एग्जाम्पल के तहत कि मान के चलिए ये एक देश ए है, ये एक देश बी है, इसमें हिंदू मेजोरिटी है, इसमें मुस्लिम मेजोरिटी है। अगर इसमें हिंदू मेजोरिटी है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें मुस्लिम है ही नहीं। अगर यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ हिंदू नहीं है। यहाँ हिंदू मेजोरिटी के साथ यहाँ मुस्लिम है, लेकिन इन मुस्लिम का जो कंडीशन है वो माइनॉरिटी में है, और यहाँ हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो कंट्री ए है, इस कंट्री में माइनॉरिटी मुस्लिम के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का दुविधा अवश्य रहेगा कि हम माइनॉरिटी कंडीशन में हैं, हमें हो ना हो किसी भी तरह का राइट से वंचित किया जाए, या माइनॉरिटी होने के चलते उनके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि इनके साथ परसिक्यूशन का व्यवहार किया जा सकता है, उनके साथ परसिक्यूशन हो सकता है, और इनके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा है कि जो मेजोरिटी पार्टी है, जो मेजोरिटी यहाँ के लोग हैं, वो मेजोरिटी वाले आएंगे कभी ना कभी हमें तबाह कर देंगे। इस कंडीशन में इनके मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा। वही हाल यहाँ हिंदू के साथ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो माइनॉरिटी पीपल हैं, जो माइनॉरिटी मुस्लिम हैं, ये माइनॉरिटी क्या चाहेंगे कि हम किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह से उस देश में चले जाएं जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो। यहाँ के हिंदू क्या चाहेंगे कि हम किसी न किसी वे, किसी न किसी तरीके से इस देश को छोड़कर ऐसे देश में चले जाएं जहां हिंदू का मेजोरिटी हो। यानी कि एक कंडीशन तो ये बनता है कि किसी भी देश में अगर मेजोरिटी अगर हिंदू का है, अगर माइनॉरिटी मुस्लिम का है, तो माइनॉरिटी वाले अक्सर ये चाहते हैं कि हमें यहाँ के परसिक्यूशन का शिकार न होते हुए हम ऐसा कर दें कि हम अपने मुस्लिम वाले मेजोरिटी वाले कंडीशन में मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश में हम चले जाएं। तो एक कंडीशन तो ये होता है कि यहाँ के जो हिंदू माइनॉरिटी है वो अपना सिटीजनशिप इस कंट्री बी से रिजेक्ट करके कंट्री ए का सिटीजनशिप ले ले, और यहाँ कंट्री ए के जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं वो कंट्री ए का सिटीजनशिप रद्द करके कंट्री बी का सिटीजनशिप ले ले। एक कंडीशन तो ये बनता है। आया क्लियर हुआ? कोई भी अगर सिंपल कहने का मतलब है कि अगर किसी भी देश में माइनॉरिटी पार्टी अगर कोई भी है, माइनॉरिटी अगर पार्टी यहाँ करना गलत है, यहाँ अगर कोई भी एक वर्ग है जो माइनॉरिटी कंडीशन में है, उसके मन में परसिक्यूशन का डर होते हुए, परसिक्यूशन का डर के कारण वो अपने देश का नागरिकता बदलकर ऐसे देश का नागरिकता ले लेते हैं जहाँ वो खुद मेजोरिटी बन जाए और माइनॉरिटी वहाँ से हट जाए। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगा। आया बात क्लियर? देखिए सिटीजनशिप से ही रिलेटेड एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, एक इंटरेस्टिंग
घटना है। ये घटना एक तरह से कहिए तो इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड एक कंडीशन बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ। हुआ भी है ऐसा एक, ये हिस्ट्री में ऐसा एक बार हुआ भी है। वो जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट है क्या, मान के चलिए कि एक औरत है, एक महिला है, जो महिला गर्भवती है। वो महिला किसी कंडीशन बस एरोप्लेन में बैठी, फ्लाइट में बैठी, और वो जिस समय बैठी फ्लाइट में, उसके पहले जो जिस देश में वो थी, मान के चलिए वो इंडिया में थी, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वो महिला इंडिया में थी, वो इंडिया की नागरिक है, इंडिया का सिटीजन है। ये इस समय प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। उसे किसी कंडीशन बस इलाज के लिए या फिर किसी चेकअप के लिए उसे जाना है, अमेरिका उड़ के जाना है, अमेरिका आना है। ओके, तो फ्लाइट पकड़ी अमेरिका जाने के लिए, यूरोप से होते हुए वो चली जा रही है अमेरिका। मान के चलिए कि जिस समय वो यहाँ बैठे उस समय फ्लाइट कहाँ था, इंडिया में था। जो उसका टारगेट है उस समय फ्लाइट कहाँ रहेगा, अमेरिका में रहेगा। ऐसी परिस्थिति बनी, उस फ्लाइट में ही ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसा उसके साथ हुआ कि उस बच्चा फ्लाइट में ही पैदा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, महिला कहाँ का सिटीजन है, इंडिया की, जा कहाँ रही है, अमेरिका में। सिचुएशन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो पहले से तो प्रेग्नेंट थी ही, बच्चा पैदा हो गया किसी ऐसी देश में, मान के चलिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में किसी एक देश वाई, मान के चलिए इस वाई देश के ऊपर फ्लाइट उस समय उड़ रहा था और उसी समय बच्चा पैदा हो गया। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि उस बच्चे की नागरिकता क्या होगी। है सोचने वाली बात। जिस समय फ्लाइट उड़ रहा था उस समय न तो वो फ्लाइट इंडिया के ऊपर था, न तो वो फ्लाइट अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था। वो फ्लाइट उड़ रहा था इन दोनों के अलावा कोई एक कंट्री, मान के चलिए वाई, मान के चलिए यूरोप का कोई एक कंट्री था, उसके ऊपर बच्चा पैदा हो गया। तो ये जो बच्चा पैदा होगा उसका नागरिकता क्या होगा। तो इस कंडीशन में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कंडीशन में जो हर एक देश का अपना अपना प्रावधान है, वो मैक्सिमम कंट्री का जो अपना प्रोविजन है, वो प्रोविजन कहता क्या है कि जो हमारा जो जिस एरोप्लेन में वो बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा नहीं, वो महिला बैठी थी, जिस एरोप्लेन में वो महिला बैठी थी, उस एरोप्लेन को उस देश का, जिस देश में वो एरोप्लेन रजिस्टर है, मान के चलिए कि वो एयर इंडिया था, इंडिया में रजिस्टर है, तो जिस एरोप्लेन में वो महिला बैठी है, उस एरोप्लेन को जिस देश का वो रजिस्टर्ड है, उस देश का एक उड़ता हुआ स्थान, उड़ता हुआ एक जगह मान लेंगे। तो और वो एरोप्लेन जिस देश में रजिस्टर है, वही देश उस बच्चे का नागरिकता डिसाइड करेगा, उसी देश का वो बच्चा नागरिक बनेगा। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए, ये अक्सर हर देशों का ये प्रावधान है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, मैक्सिमम देश का ये प्रावधान है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे ये था, जिसे याद रखिएगा, ये भूलना नहीं चाहिए, हमेशा मे भी क्वेश्चन में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद जो इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सिटीजनशिप के पीछे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। जो अपना सिटीजनशिप टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 के तहत दिया गया है। पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच ये सिटीजनशिप दिया गया है। इसमें आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 क्या कहते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8 के बारे में देखते हैं। इसको देखने के पहले एक बात ध्यान से देखिए, जो अपना आर्टिकल है, जो अपना सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था, डेट 26 जनवरी 1950, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट का जो डेट है, उस समय जो सिटीजन को आइडेंटिफाई किया गया कि सिटीजन कौन कौन अपने देश के नागरिक बनेंगे, वो कौन कौन से लोग थे जो उस समय देश में निवासी थे और
जो बाहर से आने वाले थे, चाहे वो बाहर चले गए हों या भारत के निवासी हों, बाहर रह रहे हों, उन सारे लोगों को मिलाकर उस समय जो सिटीजनशिप का जो रूल बना, वो रूल, वो जो बनाने का जो पावर था, वो पावर किसे दिया गया? पार्लियामेंट को। वो पावर था पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट इस बात को डिसाइड कर सकता है, पार्लियामेंट इस विषय पर प्रोविजंस के तहत लॉ बना सकता है कि कौन अपने देश का नागरिक होगा, कौन अपने देश का नागरिक नहीं होगा उस समय। और इसी बात के तहत पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, वो लॉ क्या था? द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यही से बना सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। इस एक्ट को अब तक तमाम बार इसे अमेंड किया जा चुका है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, उस अमेंडमेंट के तहत किन किन लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा, ये सारा बात उसमें इन्वॉल्व था। अब आगे देखिए, जब कौन कौन से लोग इसके तहत इंडिया का सिटीजन होंगे, वो आगे अभी हम देखेंगे। आर्टिकल जो 5 है, वो आर्टिकल 5 क्या कहता है? सबसे पहले कि वो लोग जो अपने देश में मूल निवासी थे उस समय, कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय जो लोग अपने देश के निवासी थे, जो अपने देश में रह रहे थे, वो लोग अपने देश के सिटीजन कैसे होंगे, किस शर्त पे होंगे? वो शर्त क्या दिया गया कि या तो वो खुद या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में निवासी हो, भारत का में पैदा हुआ हो, या वो खुद, वो जिसे सिटीजन बनना है, वो कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेट यानी कि 26 जनवरी 1950 के तुरंत पहले 5 साल लगातार भारत में रहा हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 5। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 किन लोगों को कंबाइन करता है, किन लोगों के बारे में बताता है? वो लोग जो भारत के तो थे, लेकिन वो पाकिस्तान से भारत आए, यानी कि वो लोग, उन लोगों के बारे में आर्टिकल 6 बताता है जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं। वो लोग किस कंडीशन पे भारत के नागरिक होंगे? या तो वो खुद जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आया है, या उसके माता पिता, या उनके दादा दादी, इनमें से कोई भी एक या तो भारत में पैदा हुआ हो, भारत में, और किस समय पैदा हुआ हो? जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में वो, या तो वो खुद या उसके माता पिता में से कोई एक, या दादा दादी में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, और दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो करता हो। वो कंडीशन क्या है? एक डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के पहले अगर पाकिस्तान से इंडिया अगर आया है, तो इस डेट से लगातार वो भारत में रह रहा हो। कब तक? जब तक कि कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट नहीं हुआ हो, यानी कि 19 जुलाई 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक वो लगातार भारत का निवासी बनकर रहा हो, भारत में रहा हो। और एक कंडीशन है, ये तो हो गया इसके पहले का, और अगर वो व्यक्ति इस डेट के 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया में आया है, उस कंडीशन में उसे क्या करना पड़ेगा? भारत सरकार के समक्ष रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करने के लिए भी उसे कम से कम इंडिया में 6 महीने तक निवासी बन के 6 महीने तक रहना पड़ेगा, तब जाके उसे क्या मिलेगा? भारत का नागरिकता मिलेगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 6। अब आया आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 के तहत कौन से लोग भारत में नागरिक बनेंगे? वे लोग जो पहले तो भारत में रह रहे थे, लेकिन वो भारत से चले गए पाकिस्तान, और फिर कुछ समय बाद वो पाकिस्तान से फिर रिटर्न आए, अब चाहते हैं कि हमें फिर भारत की नागरिकता मिल जाए। यानी कि भारत का नागरिकता पहले तो रद्द करके गए पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से अब फिर वापस आना चाहते हैं इंडिया में। उन लोगों को अगर लेना हो अगर नागरिकता, वही कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले लोग आर्टिकल 6 में कर रहे थे। यानी इनका भी अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन के तहत उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा, तब जाके इन्हें मिलेगा इंडिया का सिटीजनशिप, भारत का नागरिकता मिलेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और भारत का नागरिक हो, भारत का ओरिजिन हो, भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन वो बाद में
बाहर यानी किसी अन्य देश में चला गया हो, उसे अगर भारत की नागरिकता वापस लेनी है तो उसे वही प्रोसेस फिर यहाँ फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, आर्टिकल 8 के तहत उसे फिर भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में सिटीजनशिप के तहत 3 और प्रावधान है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 तो हो गया। इसके बाद आर्टिकल 9 और आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, इन तीनों आर्टिकल के तहत क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप मौजूद है, और अगर वो स्वेच्छा से वॉलंटरीली, if an Indian citizen voluntarily acquired a citizenship of another country, then his Indian citizenship would be taken away। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का नागरिकता उसके पास है, और स्वेच्छा से वो किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है, तो उसका भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, भारत का वो नागरिक नहीं रहेगा। ये है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा पहले ही डॉक्यूमेंट के बेस पर कि जब तक उसके अतिरिक्त पार्लियामेंट के द्वारा कोई अलग लॉ या कोई अलग प्रोविजन नहीं बना दिया जाता। ओके, यानी कि कोई भी व्यक्ति नागरिक भारत का रहेगा जब तक कि उसके अतिरिक्त कोई पार्लियामेंट के द्वारा लॉ नहीं बना दिया जाता, तब तक वो व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये जो पावर अभी डिस्कस हुआ था पार्लियामेंट के पावर के बारे में, कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ हुआ प्रोविजन के तहत किसी भी लॉ को बनाना हुआ, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ मेकिंग पावर किसे दिया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा। ये कौन सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 11। ओके, यहाँ इसके बाद अपना जो यानी कि अब तक कितना बात क्लियर हो गया? सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप एक तरह का स्टेटस है। सिटीजनशिप किसे प्रदान किया जाता है? सिटीजन को। उस सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 8 में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इन प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लाया गया। उसके पहले हम इसको ये भी देखे थे कि एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखा गया था। उसके पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से अपना सिटीजनशिप रद्द करा के दूसरे देश का सिटीजन क्यों बनना चाहता है उसके बारे में। और उसके पहले एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बारे में बात हुआ था कि अगर कोई भी सिटीजन हो या एलियन हो, उन सिटीजन और एलियन के पास कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली उन्हें दिया गया है, यानी कि कौन ऐसे राइट हैं जो पर्सन को गिवन है, यानी कि सिटीजन और एलियन दोनों को गिवन है, और कौन से ऐसे राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं, एलियन को नहीं दिए गए हैं। इतना बात क्लियर हुआ?